सलाम अलैकुम। हाँ बच्चों, कल क्या पढ़ा था हमने? मीडियन। मीडियन शुरू किया था हमने। अच्छा, मीडियन का फार्मूला क्लियर था। अब उसके बाद बच्चों आगे लिखें। मीडियन याद रखिएगा, अगर फर्ज करें आपके पास एक डाटा है जो 0% से 100% तक है, ये बात में लगी। तो मीडियन क्या करता है, उसको दो हिस्सों में डिवाइड करता है ऐसी। एक हिस्सा बड़ा, एक हिस्सा छोटा होता है, दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब मीडियन सेंटर में होगा, 50% स्टेज पे होगा, ऐसी है। तो मीडियन अगर डाटा को दो हिस्सों में डिवाइड करता है तो आगे फिर एक और चीज भी आ रही है, उसको कहते हैं क्वार्टाइल। क्या कहते हैं? क्वार्टाइल डाटा को चार हिस्सों में डिवाइड करता है। कितने हिस्सों में? मीडियन कितने हिस्सों में करता है? और क्वार्टाइल, इसका मतलब पहला क्वार्टर कितने परसेंट पे होगा? 25% पे। दूसरा, तीसरा, यहां तक की बात समझ लगी। तो वो चीज जो डाटा को दो हिस्सों में डिवाइड करे उसको क्या कहते हैं? और वो चीज जो डाटा को चार हिस्सों में डिवाइड करे। क्वार्टाइल का वर्ड निकला बच्चों क्वार्टर से। क्वार्टाइल का वर्ड कहां से निकला है? और क्वार्टर का मतलब क्या होता है? चौथा हिस्सा, ऐसे ही। तो क्वार्टाइल की डेफिनेशन लिख लें। द वैल्यूज दैट डिवाइड an arranged set of data into four equal parts. The values that divide an arranged set of data into four equal parts. हाँ जी, तो पहले क्वार्टर का फार्मूला देखें बच्चों। इसमें फार्मूला एन ग्रुप और ग्रुप के अलग अलग होंगे, ऐसे ही। मीडियन का फार्मूला क्या था एन ग्रुप डाटा में? हाँ जी, n+1/2। तो क्वार्टाइल का फार्मूला क्या होगा? ये 4 कहां से आ गया? चार से करने हैं ना, तो डिवाइड कैसे करेंगे? चार से करेंगे, तो n+1 डिवाइड बाय 4। तो क्या ये बात समझ आ गई? दूसरा क्वार्टर 2 इंटू n+1 डिवाइड बाय 4। तीसरा क्वार्टर और चौथा क्वार्टर होते हो। चौथा क्वार्टर होता है, अकल में आप मारो। ऐसे मीडियन डाटा को कितने समय डिवाइड करते हैं? तो मीडियन दो होते हैं, एक ही होता है, हालांकि हिस्से दो होते हैं। तो क्वार्टर डाटा को कितने समय डिवाइड करता है? हाँ जी, तो क्वार्टर चार होते हैं, नहीं? अकल आई कि नहीं? क्वार्टर चार नहीं होते, हाँ हिस्से चार जरूर होते हैं। तो बात समझ आ गई?
ग्रुप डाटा का फॉर्मूला लिख लें। ठीक है जी, सारे फार्मूले लिख दिए। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों डाटा, डाटा के हमने कर लिए 4 हिस्से। कितने से कर लिए? 4 हिस्से। लेकिन अगर डाटा के हम कर दे 10 हिस्से, कितने से? ये पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। हर हिस्सा कितने परसेंट को शो करेगा? 10% को। तो उसका नाम क्या रखेंगे? डिसाइल। नोट कर ले साहब। The values that divide an arranged set of data the values that divide an arranged set of data into 10 equal parts the values that divide an arranged set of data into 10 equal parts। अब बच्चों इसके फार्मूला जरा देख लें। D1 का फार्मूला क्या है? n+1/10। तो D2 का फार्मूला क्या होगा? D3 का फार्मूला क्या होगा? 3 इंटू n+1/10। कितने डिसाइल होंगे? 9 होंगे। तो D9 का फार्मूला क्या होगा? 9 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 10। हाँ जी, ग्रुप डाटा में D1 का फार्मूला L+H/F n/10 माइनस C। और D2 का फार्मूला L+H/F इंटू 2n/10 माइनस C। ठीक है समझ? है लिख लिया। अब बच्चों जिस तरह से डाटा पहले 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ, फिर 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ, फिर 10 हिस्सों में डिवाइड हुआ, क्या बच्चों इन 10 हिस्सों के भी मजीद आगे 10-10 हिस्से हो सकते हैं?
सोचो टोटली से फिर कितने हो जाएंगे 100, तो उसको फिर क्या कहेंगे? लिखे शाबाश। परसेंटाइल, डेफिनेशन लिख लें पहले उसकी। द वैल्यूज दैट डिवाइड an arranged set of data, the values that divide the values that divide an arranged set of data into 100 equal parts. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं जी? परसेंटाइल। परसेंटाइल का वर्ड कहां से निकला है? परसेंट से। और परसेंट, उसमें से जो सेंट है उसका मतलब क्या होता है? 100, ऐसी है ना? तो पर सेंट, सेंट का वर्ड है, उसका मतलब है 100। तो परसेंट का मतलब फिर क्या होगा? 100 का हिस्सा। तो बच्चों P1 का फार्मूला क्या होगा? n+1 डिवाइडेड बाय 100। P2 का फार्मूला क्या रहेगा? 2 × n+1 डिवाइडेड बाय 100। ये मैक्सिमम कितने होंगे? 99 होंगे। तो P99 का फार्मूला क्या होगा? 99 × n+1/100। और सूफी लिखे नजर आ रहा है? की लिखे और राजकीय डाल की लिखे बस बस। हाँ निकलेगा सबको? फार्मूला नोट कर लिए? अच्छा जी बच्चों, जरा इधर गौर से देखें। आपके पास ये कौन सा डाटा है? अनग्रुप डाटा। तो इस पे फार्मूले फिर कौन से लगेंगे? अनग्रुप वाले लगेंगे, ग्रुप वाले फार्मूले नहीं लगेंगे। ये जरा डाटा नोट करें साहब। 5, 8, 12, 15, 20, 25, 30, 35 and 40। चलिए इसे बच्चों आपने फाइंड करना है Q1। क्या फाइंड करना है? Q1, D2, Q3 और P87। नोट कर लिया तुमने? क्या क्या फाइंड करना है? Q1, D2, Q3 और P87। अच्छा जी, सबसे पहले Q1 का फार्मूला सोचें क्या होगा? n+1 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? डाटा को अरेंज करना है। तो पहले आप ये देखें डाटा अरेंज है। ऐसा तो नहीं कोई बड़ी वैल्यू शुरू में आ गई, छोटी वैल्यू बाद में। डाटा अरेंज ऑलरेडी, ऐसी है। अच्छा, तो अब बच्चों n+1 डिवाइडेड बाय 4 वाले फार्मूले में n की जगह क्या पुट करें?
कैसे पता लगा? नंबर वैल्यूज कितनी है? 9। तो 9 + 1 डिवाइडेड बाय 4, आंसर निकाला गया था। आवाज नहीं आई? 2.5। अब 2.5 हमारा आंसर है। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 2.5 वैल्यू। अच्छा, 2.5 वैल्यू का मतलब है दूसरी और तीसरी वैल्यू के दरमियान, ऐसे ही है ना? 2.5 वैल्यू का मतलब क्या होगा? दूसरी और तीसरी वैल्यू के दरमियान। तो दूसरी वैल्यू कौन सी है बच्चों यहाँ पे? 8। और तीसरी वैल्यू? तो इन दोनों को क्या करेंगे? जमा करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, और आंसर क्या आ जाएगा? 10। नहीं समझ? क्लियर है सबको? अब आपने फाइंड करना D2। D2 का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × n + 1 डिवाइडेड बाय 10। इसमें हम क्या पुट करेंगे? 9। आंसर निकालेंगे। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ भाई, तो सबको समझ आ गया कि नहीं समझ आया? 8 आंसर आ गया सबका? अच्छा जी, उसके बाद अभी Q3। Q3 Q3 का फार्मूला क्या होगा? 3 × n + 1 डिवाइडेड बाय 4। वैल्यूज पुट करें, शाबाश। उसमें क्या आएगा? 7.5 वैल्यू। अब ये 7.5 वैल्यू कैसे निकालेंगे? शाबाश 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 शाबाश। 7वीं और 8वीं वैल्यू को क्या करेंगे बच्चों? ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे। 32.5। सबका आंसर आ गया? सोच लो सोच लो सोच लो, शाबाश। हाँ जी, सबने नोट कर लिया है? सबका आंसर आ गया है? समझ भी आ गई है? क्या लगे समझ गई है? अच्छा जी, P87। P87 का फार्मूला क्या होगा? 87 × n + 1 डिवाइडेड बाय 4। 2 10। समझ आ गई ना? पेपर में आपने 4 लिख देना नीचे, मुझे पता है। तो डिवाइडेड बाय 100 आएगा बच्चों। अब n पुट करेंगे, क्या आंसर आएगा? 8.7 वैल्यू। अब बच्चों 8.7 वैल्यू का मतलब ये है कि 8वीं और 9वीं को जमा करें, 2 पे डिवाइड कर दें? नहीं। अगर 8.5 वैल्यू होती फिर क्या करते? 8वीं और 9वीं को जमा करते, 2 पे डिवाइड करते। लेकिन मसला ये कि 8.7 वैल्यू ऐसे नहीं आना कि 8वीं 9वीं को जमा करें, 2 पे डिवाइड करें। तो समझ आ रही बात?
फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको एक और कंसेप्ट समझना पड़ेगा, वो है कि 8.7 वैल्यू निकलेगी 8वीं वैल्यू प्लस 9वीं वैल्यू तक जाने में कितना ऊपर जाना है हमने। 8वीं वैल्यू है लेकिन 9वीं वैल्यू नहीं है। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? 8वीं वैल्यू तो है लेकिन 9वीं वैल्यू नहीं है। 9वीं वैल्यू तक जाते जाते कहां तक ये वैल्यू रुक गई है, 0.7 तक का डिस्टेंस तय किया उसने। ठीक हो गया, तो हम लिखेंगे 8th वैल्यू तो आनी है ना, प्लस 0.7 इंटू जो उसने फासला तय किया 9वीं वैल्यू तक जाने का। तो बेसिकली क्या हो रहा है, 8वीं और 9वीं वैल्यू के दरमियान जो गैप है वो हमारा फासला तय हो रहा है। तो 8th वैल्यू प्लस 0.7 इंटू 9वीं वैल्यू माइनस 8वीं वैल्यू, वो जो उसका जो गैप आएगा वो निकलेगा। ये बात समझ आइए, देखो जरा इसको इस तरह समझते हैं। आपने यहाँ पे ये 7.5 वैल्यू निकाली थी, याद है? अगर मैं कहूं कि 7.5 वैल्यू को और तरीके से भी निकाली जा सकती है, 7th वैल्यू प्लस 0.5 इंटू 8th वैल्यू माइनस 7th वैल्यू। तो 7th वैल्यू क्या थी बच्चों, 30। जरा देखो देखो शाबाश, क्या बच्चों ये 7th वैल्यू है, ऐसी है ना, 30 प्लस 0.5। 8वीं वैल्यू क्या है, 35 माइनस 30। तो आंसर निकालें क्या आता है। आपने ऑलरेडी किसी और तरीके से 32.5 निकाला हुआ है, उस बात पे तो यकीन है ना कि वो सही है कि नहीं। अब मैंने एक और तरीके से निकाला है, उससे भी क्या यही आंसर आ रहा है। इसका मतलब है इस फार्मूले से भी आंसर आ सकता है। ये फार्मूला जैसे ही बना होगा ये सही बना होगा, क्योंकि हमने इस फार्मूले से वही आंसर साबित किया है जो आप ऑलरेडी समझ सकते हैं। नहीं समझ रही बात। अब मसला ये है कि ये वाला फार्मूला उस वक्त तो बड़ा आसान है जब आपने 0.5 वैल्यू निकालनी होती है। 8.5 वैल्यू है, 7.5 वैल्यू या 4.5 वैल्यू, तो क्या करें, दोनों वैल्यू को जमा करें, 2 पे डिवाइड करें। ये तो बड़ा आसान काम है। लेकिन अगर 8.7 वैल्यू निकालनी है फिर ये वाला काम नहीं हो सकता। ये आपको सेंटर तो निकाल देगा, लेकिन सेंटर से अगर थोड़ा सा आगे जाना है या थोड़ा सा पीछे जाना है वो नहीं निकल सकता। नहीं बात नहीं, तो उसके लिए फिर बच्चों ये क्या करना पड़ेगा, 8.7 वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या करेंगे, 8th वैल्यू प्लस 0.7 इंटू 9th वैल्यू माइनस 8th वैल्यू। नहीं समझ आएगा। तो बच्चों 8th वैल्यू क्या है, 35 प्लस 0.7 इंटू 9th वैल्यू क्या है, 40 माइनस 35। तो क्या आंसर आएगा, 38.5। अब सोच समझ के जवाब देना। ये वैल्यू आई है 8.7 वैल्यू। अगर मैं आपसे कहूं कि 8.5 वैल्यू निकालें अपने तरीके से जैसे आप पहले निकालते थे, तो क्या उसका आंसर इस आंसर से ज्यादा आएगा कि कम आएगा, कम आएगा, क्योंकि वो वैल्यू पीछे है। वो आंसर क्या आएगा बच्चों, 37.5। अब वैसे अगर आप थोड़ी सी अगर इस्तेमाल करें तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि 8.5 वैल्यू 37.5 है, तो 8.7 वैल्यू तकरीबन तकरीबन यही बननी चाहिए, वो 40 नहीं होनी चाहिए। अगर 40 है तो वो तो नवी वैल्यू है। तो आपका आंसर 9वीं वैल्यू और 8.5 वैल्यू के दरमियान कहीं पे होना चाहिए। क्या ये पॉइंट सबको समझ आया कि नहीं आया? हाँ हाँ, पहले वाला 8वीं 9वीं वैल्यू को जमा कर 2 पे डिवाइड कर। आप इससे भी करना चाहिए, कर सकते हैं, आंसर तो आ जाएगा। वो ये यहाँ पे साबित कर दिया हमने, कोई फिर भी कोई मसला नहीं। हाँ जी, 8.2 वैल्यू आ जाए तो 8वीं वैल्यू प्लस 0.2 इंटू 9वीं वैल्यू माइनस 8 समझ आ गई। अच्छा जी, 4.3 वैल्यू आ जाए, 4.3 वैल्यू, तो 4th वैल्यू प्लस 0.3 इंटू 5th माइनस 4th वैल्यू। कोई भी फ्रैक्शन आ जाए, समझ आ गई बात क्या कर रहे हैं। अच्छा जी बच्चों, अब अगला डाटा आ गया जी आपका ग्रुप डाटा। कौन सा डाटा आ गया जी, ग्रुप डाटा।
नोट कर ले शाबाश। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। हाँ जी, डाटा नोट कर लिया जी। Q1 फाइंड करना है, D4 फाइंड करना है, Q3 फाइंड करना है, P90 फाइंड करना है और P27 फाइंड करना है। अच्छा जी, सबसे पहले क्या फाइंड करना है? Q1। अच्छा जी, Q1 का फार्मूला क्या होगा? n+1 डिवाइडेड बाय 4। हाँ जी, अकल आ गई है? और दुआ करना पेपर से भी याद है। अच्छा जी, अब बच्चों Q1 का फार्मूला क्या है जी? L+H/F n/4 - C। सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम क्या करना है? कल मैंने बताया था कि आप भूल जाएंगे। क्या पार्ट जी भूल गए हो? मीडियम क्लास फाइंड करेंगे। शाबाश शाबाश। हम Q1 फाइंड कर रहे हैं, लेकिन हमें मीडियम क्लास चाहिए। सबसे पहला, अच्छा, ये तो डाटा को दिया हुआ है, ये क्लास लिमिट वाली क्लास बाउंड्री है। आवाज नहीं आई? मतलब छितर मारे इज्तिमाई तौर पर होते हो, ध्यान ना देखो, अब खुलिए ना यार, इज्तिमाई छितरा ने निजाम का सुखी। हाँ जी, हाथ ला के देखो, बांटे ने किसी ने? ये क्या है? क्लास बाउंड्री है ये। तुसी मतलब हम एज की बाउंड्री बनानी शुरू कर रहे हो? अच्छा, कैसे पता लगे क्लास बाउंड्री है? जहां पे पिछली क्लास खत्म हो रही है वहीं से अगली क्लास शुरू हो रही है। ठीक है, तुसी पेपर जाके ठीक करना, मेरे फीलिंग आ रही है। जब आप क्लास बाउंड्री से क्लास बाउंड्री बनाने की कोशिश करेंगे तो आप कहेंगे क्यों है, कुछ बन ही नहीं रहा। तो आप क्लास बाउंड्री का बेसिक प्रिंसिपल भूल गए कि क्लास बाउंड्री जब बनाई थी तो वजह क्या था? क्लास बाउंड्री जब बनाई थी वजह क्या था? क्लासेस के दरमियान गैप था। क्या यहाँ पे गैप है? नहीं है। तो यही बेसिकली क्या है? अब आपने अपने दिमाग में कंसेप्ट रख लिया हुआ है कि क्लास बाउंड्री हमेशा फ्रैक्शन में होगी, जो कि मैंने कभी नहीं पढ़ाया, ऐसी है। लेकिन आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि क्लास बाउंड्री क्या होगी? फ्रैक्शन में होगी। तो जब तक फ्रैक्शन नजर नहीं आएगी तो सभी नहीं होगी। हालांकि ये तो सोचा ही नहीं कि क्लास बाउंड्री का फ्रैक्शन से लेना देना कोई नहीं है। सबने पढ़ाया था कि क्लास बाउंड्री बनाते हैं जब क्लासेस में गैप खत्म करना होता है। इसका मतलब है अगर आपको क्लासेस में गैप खत्म करके दिया हुआ है तो वो फिर क्या है? क्लास बाउंड्री है, फ्रैक्शन हो या ना हो। अकल आई? अच्छा जी, तो अब ऑलरेडी क्लास बाउंड्री बनी हुई है, मजीद नहीं बनानी। ठीक हो गया? आपको फ्रिक्वेंसी दी गई है और उसके बाद आपने क्या बनाना है? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ये भी बनी हुई है। ओके, अब इसके बाद अगला काम क्या करना है? सुमेशन एफ ओवर एन।
सुमेशन एफ ओवर 4 करना है। क्या ये बात समझ रही? तो सुमेशन एफ कितना है? 61 कहां से आया? इन सारी वैल्यूज को जमा करें तो 61 आ जाएगा। या आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की आखिरी वैल्यू देखें, ये भी टोटल फ्रीक्वेंसी बता रही होगी। वो क्लियर है? अच्छा जी, अच्छा जी, 61 डिवाइडेड 4 कर दिया। अब क्या आंसर आएगा जी? 15.25। ये 15.25 क्या है? फिफ्टीन पॉइंट टू फिफ्थ वैल्यू। इसको कैसे ढूंढे? इस वैल्यू को कहां पे देखना है बच्चों? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखना है। थर्ड क्लास। 11वीं वैल्यू किस क्लास में? 12वीं वैल्यू, 13वीं वैल्यू, 14वीं वैल्यू, 15वीं वैल्यू, 16वीं वैल्यू। तो ये वैल्यू भी फिर इधर ही होगी। क्या ये पॉइंट समझ आया? तो इसका मतलब है ये वाली क्लास कौन सी क्लास है? मीडियन क्लास है। शाबाश। हम फाइंड क्या कर रहे हैं? Q1, लेकिन मीडियन क्लास है। ये बंदा करेगा। मीडियन कितने परसेंट को शो करता है? मीडियन कितने परसेंट को शो करता है? 50% को। और Q1 25%। लेकिन मीडियन क्लास है। सबने एक पढ़ाई थी, दुनिया से हर थां से अप्लाई होगी है। जुत्ती नहीं लभ रही, मीडियम लभ लो। रोटी नहीं लभ रही, मीडियम लभो जा रहे। क्यों? सर ने मीडियम पढ़ाई था, उन पूरी जिंदगी मीडियम इस्तेमाल करना है। ना चले साबन कोई नहीं, मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं। मीडियम पढ़ाई था, हर थां से मीडियम लावांगे। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस मीडियम से फिट कराएगा। एक शब्द पढ़ के लिए भूलनी जो नहीं। अच्छा जी, तो बच्चों अब यहाँ पे Q1 वाली क्लास हमने निकाल ली है 20 से 30। अब मुझे बताएं कि लोअर क्लास बाउंड्री क्या रखेंगे? 20 और क्लास इंटरवल 10। फ्रीक्वेंसी लिखकर मारे तो हम ये सुबह से लिखा हुआ है। N/4 C प्रीवियस क्लास फ्रीक्वेंसी याद आ रहा है? यहाँ पे C ये 12 है। शाबाश 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 शाबाश। निकालो निकालो निकालो। 23.25। हाँ भाई, सबको समझ आ गया जी? और तरीका समझ आ गया सवाल सॉल्व करने का? सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने वैल्यू ढूंढनी है। अगला स्टेप ये है कि उस वैल्यू को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देख के क्लास ढूंढनी है। क्लास जब आपको मिल जाएगी उसके बाद आपने फार्मूला अप्लाई करना। ये 3 स्टेप याद रहेंगे। पहला स्टेप क्या है? वैल्यू ढूंढनी है। अगला स्टेप क्या है? क्लास ढूंढनी है। उसके अगला फिर फार्मूला लगाना है और उसमें वैल्यूज पुट कर देना। अगर आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे तो कोई आंसर नहीं आना जब तक आपको ये ना पता हो कि वैल्यू कौन सी है और वो वैल्यू किस क्लास में है। समझ आ गया जी? ट्राई करें जरा। D4 फाइंड करें, Q3 फाइंड करें, P90 और P27। इधर 4 वैल्यूज निकाले। शाबाश।
हो गया? जाओ। B4 का आंसर क्या है? B4 क्या रही? 24.4 वैल्यू आएगी बच्चों, ऐसी है। और इसको सॉल्व करेंगे तो 31.6 आंसर आएगा। सब चेक कर लें साथ साथ। सब एग्री है? किसी का आंसर ना आया हो बता दें। कोई ऐसा बच्चा जिसको कख समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है? हाँ जी, हो गया। अब उसके बाद P90 57.375। सबसे पहले बच्चों 90n ओवर 100 फाइंड करेंगे, उससे आ जाएगा आंसर 54.9। और 54.9 वाली वैल्यू को ढूंढेंगे क्यूमुलेटिव एनर्जी के कॉलम में, तो क्लास आ जाएगी आपके पास 50 से 60 वाली। हाँ जी, हो गया सबसे। अच्छा, रिसाद और P27 फाइंड करना था। P27 का क्या किया है? P27 का फार्मूला क्या होगा बच्चों? H/F इंटू सबसे पहले बच्चों हम ये फाइंड करेंगे 27n ओवर 100। सुमेशन एफ क्या आ रहेगा? डिवाइडेड बाय 100। आंसर क्या आ रहेगा? 16.47 वैल्यू। तो बच्चों 16.47 वैल्यू इस क्लास में आएगी, ऐसी है ना? अच्छा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी
P27 lies in class 20 से 30। अब फार्मूला लिखेंगे P27 का। लोअर क्लास बाउंड्री 20, क्लास इंटरवल 10, फ्रीक्वेंसी 10, 16.47 minus 12, 24.47। अब जरा देखिए बच्चों, Q1 कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करता है? 25% को, और ये 27% को। तो इसका आंसर Q1 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा क्यों होगा? वो 25% है और ये 27% है। तो जरा 25% का आंसर देखें, आपने निकाला होगा 23.25 आ रहा था, ऐसी है। और P27 24.47 आ रहा। तो समझ आ रही है? और सबको फार्मूले क्लियर है? फार्मूला अप्लाई कैसे करने ये भी क्लियर है? अच्छा जी बच्चों, एवरेज किसी तरह की होती है? आवाज नहीं आई। कौन कौन सी? मीन कितने तरह के होते हैं? कौन कौन से? क्या अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन हमने पढ़ लिए। उसके बाद मीडियन आना था, क्या मीडियन भी हमने पढ़ लिया? पीछे क्या रहता है? तो हम क्या पढ़ने लगे हैं? हाँ जी, मोड की डेफिनेशन लेके बचाओ। द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन ए डाटा, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन ए डाटा। फ्रीक्वेंट से मुराद है रिपीटेड वैल्यू। फ्रीक्वेंट का दूसरा मतलब क्या है जी? रिपीटेड वैल्यू। क्या ये बात में लगी थी? अब आपके पास पहला डाटा है जी 2, 9, 10, 15, 10, 8, 20। क्या बच्चों मॉड निकालने के लिए डाटा को अरेंज करना जरूरी है? इसमें अरेंजमेंट की कोई जरूरत नहीं। हाँ जी, तो डाटा नंबर 1 में मॉड क्या होगा बच्चों? 10। क्यों? क्योंकि बाकी वैल्यू से ज्यादा दफा है। बाकी वैल्यू सारी एक एक दफा आई है, ये वैल्यू 2 दफा आई, तो ये मॉड होगा। समझ आई बात? डाटा नंबर 2 लिखें। 2, 5, 10, 15, 10, 8, 15। क्या आंसर आया थी? 10 और 15 ये दो वैल्यूज हैं जो बाकी वैल्यूज की निस्बत ज्यादा दफा आई। यहाँ तक की बात समझ गए? अब तीसरा डाटा लिखें। 2, 5, 10, 15, 10, 8, 15, 8। लिखा जी? हाँ जी, क्या आंसर आएगा? 10, 15 और 8। चलो जी, इसका आंसर क्या आ रहा है? नो मोर। तो कुछ गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? गड़बड़ ये हुई है बच्चों कि मोड 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये नोट कर।
डाटा में मैक्सिमम कितने मोड हो सकते हैं? आवाज नहीं आई। और मिनिमम एक। दौर फेटे हाल का ये लाभ है। होना ही पड़ा, होना ही पड़ा, मतलब साल पहले नहीं पड़ा, 1 सेकंड पहले पड़ा कि मैक्सिमम तो 2 होंगे, लेकिन इस डाटा में कोई मोड था। और मैंने पूछा मिनिमम कितने होंगे, उसी क्या एक तो होएगा, काट के भाव तो एक। हाँ जी, मैक्सिमम कितने मोड होंगे और मिनिमम 0। मिनिमम कोई मोड नहीं होगा। और समझ लगी बच्चों, मोड की इसी सिचुएशन की वजह से ये वाली एवरेज बाकियों से डिफरेंट है। मतलब एक डाटा में 2 मीडियन हो सकते हैं? बोलो बोलो बोलो। नहीं हो सकते। एक डाटा में 2 मीन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लेकिन एक डाटा में 2 मोड। क्या ऐसा डाटा भी है जिसमें मीडियन ही ना निकले? क्या ऐसा डाटा भी है जिसमें मीन ही ना निकले? लेकिन ऐसा डाटा है जिसमें मोड ना हो। क्या ये बात लगी? तो लिहाजा इस वजह से मोड की इन हरकतों की वजह से ये इतनी रिलायबल एवरेज नहीं है कि किसी डाटा में 2 निकल आती और किसी में एक भी नहीं होती। लेकिन मीडियन हमेशा कोई ना कोई वैल्यू निकल आएगी। मीन कोई ना कोई निकल आएगा। चलो ज्योमेट्रिक में नहीं निकलता, हार्मोनिक मीन नहीं निकलता, लेकिन अरिथमेटिक मीन तो निकल आएगा ना। चाहे डाटा में 0 हो, चाहे डाटा में नेगेटिव वैल्यू हो, अरिथमेटिक मीन तो निकल आएगा। और पॉइंट समझ आ गया नहीं? अच्छा जी, अब बच्चों अनग्रुप डाटा में मॉड फाइंड करने के लिए किसी फार्मूले की जरूरत है? मतलब अखा की जरूरत है, फार्मूले की जरूरत नहीं है। नजर आ रहेगा ये वैल्यू 2 दफा आ रही है, 3 दफा आ रही है, ठीक है जी। तो बच्चों अनग्रुप डाटा में मॉड फाइंड करने का कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन ग्रुप डाटा में मॉड फाइंड करने का फार्मूला है। हाँ जी, नोट कर लिया सबने? एल मीन्स लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। कौन सी क्लास? मॉडल क्लास, याद रहेगा। मतलब इसे मीडियन फिट कर देना। एफएम से क्या मुराद है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। एफएम मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। और F1 से क्या मुराद है? F1 से मुराद है प्रीवियस क्लास फ्रीक्वेंसी टू मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास से पिछली क्लास है। और F2 नेक्स्ट क्लास फ्रीक्वेंसी टू मॉडल क्लास। देखिए जी, H से क्या मुराद है? क्लास इंटरवल, किसी भी क्लास का नहीं, मॉडल क्लास।
ले सबको। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों जरा देखें ये डाटा आपके पास। अब डाटा में सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको कैसे पता चलेगा मॉडल क्लास कौन सी है। वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। मॉड की डेफिनेशन क्या है? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। तो सादल फाज में जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही क्या होगी? मॉडल क्लास होगी। या बीच वाली क्लास मॉडल क्लास होगी। ठीक है जी। तो सादल फाज में जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो क्लास क्या होगी? मॉडल क्लास होगी। इसका सेंटर में होना जरूरी है? नहीं, इसका सेंटर में होना जरूरी नहीं है। अच्छा जी, अब बच्चों F1 किसको रखेंगे? ये F1 हो रहेगा और ये F2 हो रहेगा। क्या ये बात सबको समझ आ गई? तो फार्मूले के मुताबिक ये फार्मूला है आपके पास, L प्लस एफ एम माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 इंटू एच। ये जरा बच्चों फार्मूला आपने नोट किया हुआ है? ये वैल्यू जरा पुट करके मॉड तो निकालो। हाँ जी, आंसर आ गया जी? क्या आंसर आया? हाँ भाई, शाबाश 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 शाबाश। क्या आंसर आया जी? सबका आंसर आया? अच्छा बच्चों, क्या ऐसा भी हो सकता है कि दो क्लासेस की फ्रिक्वेंसी इकट्ठे सबसे ज्यादा है? सोचो 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 सोचो। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो फिर हम क्या करें? हाँ भाई, सोचो जरा। तो क्या डाटा में दो मोड भी तो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? सोचो सोचो। अगर किसी एक क्लास को, जो पहली क्लास है, फर्ज करो इसको, इसको मॉडल क्लास मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसमें से पहले मॉड निकाल लेते हैं। तो फिर इसकी फ्रिक्वेंसी FM हो जाएगी। इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी ऊपर वाली क्लास की फ्रिक्वेंसी, तो नीचे वाली क्लास की फ्रिक्वेंसी F2 हो जाएगी। यहां से पहले आंसर निकालना। और दो क्लास की फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो दोनों मॉडल क्लास है। तो पहले पहले वाली मॉडल क्लास से मॉड निकाला, फिर दूसरे वाले से निकाला। शाबाश शाबाश शाबाश, ऑनलाइन स्टूडेंट्स अभी आंसर निकाला।
हाँ भाई, सबका आंसर आ गया? कर लो कर लो करो सब। हाँ भाई इब्राहिम मियाँ, क्या मसला है? अच्छा, हाँ भाई क्या आंसर आएगा जी? 30। 30 आंसर आएगा बच्चों, चेक कर लो, शाबाश। ये कैलकुलेशन चेक कर लो, 30 आंसर आना चाहिए। ये आपके सामने कैलकुलेशन हुई पड़ी है, अगर कहीं पे किसी का आंसर 30 नहीं आया तो ये जरा कैलकुलेशन चेक कर ले कहाँ पे क्या गलती की है। और सबका आंसर आ गया 30 कि नहीं आया? अच्छा, अब बच्चों अगला पॉइंट, अब इसकी फ्रीक्वेंसी भी तो सबसे ज्यादा थी, तो अब इसको फिर मॉडल क्लास मान लेते हैं। अच्छा, जब इसको मॉडल क्लास मानेंगे तो बच्चों एफएम क्या हो जाएगा? 30। और F1 क्या हो जाएगा? 10। और F2 क्या हो जाएगा? 5। चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, शाबाश शाबाश शाबाश, आंसर आ गया जी? क्या आंसर आया? 30। अब बच्चों यहाँ पे लोअर बाउंड्री 20 लेंगे, क्यों? तो ये भी तो मॉडल क्लास है। नहीं, अब जब आप मॉडल क्लास चेंज कर रहे हैं तो लोअर बाउंड्री भी उसके हिसाब से आएगी। अब यहाँ पे लोअर क्लास बाउंड्री में 20 नहीं लिखना, क्या लिखना है? 30 ही लिखना है। नहीं समझ? आंसर बच्चों चेक कर लो, दोनों सूरतों में क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। अकल आई? इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो क्लासेस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी और वो क्लासेस इकट्ठी हैं तो दोनों में से जिसको मर्जी मॉडल क्लास मान लो, आंसर सेम आना। पता नहीं मैं क्या कह रहा था, और समझ आ गया कि अगर दो क्लासेस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो और वो दो क्लासेस इकट्ठी हैं तो फिर आप जिस मर्जी क्लास को मॉडल क्लास मान लें, आंसर सेम आना। अच्छा, अब मजे की बात यह है, अगर आप थोड़ी शक्ल इस्तेमाल करें तो आपको फार्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है। थोड़ी शक्ल इस्तेमाल करें तो फार्मूला लगाने की भी जरूरत है, क्योंकि मॉड जो होगा उनके दरमियान वाली बाउंड्री ही होगा। समझ आई है? अगर दो क्लासेस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो और वो क्लासेस क्या हो? इकट्ठी हो, तो जो मॉड है उन दो क्लासेस के दरमियान वाली बाउंड्री ही है, फार्मूला लगाने की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि 30 के पीछे 10 वैल्यू है और 30 के आगे भी 10 वैल्यूज है, तो सेंटर में क्या आ रहा है? 30। ऐसी है ना? 20 से 30 कितनी वैल्यूज हैं? 10। 30 से 40 कितनी वैल्यूज हैं? 10। तो सेंटर में क्या है? अब दाएं तरफ और बाएं तरफ फ्रीक्वेंसी सेम है, तो एग्जैक्ट जो सेंटर होगा वही मोड होगा।
नहीं समझ रहे? अच्छा जी, अगला पॉइंट, क्या बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि सबसे पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो जाए? सोचो 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 सोचो। तो अगर सबसे पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी ही सबसे ज्यादा है तो वो मॉडल क्लास है, तो फिर F1 क्या होगा? 0 होगा। याद है इस तरह की बात हमने कहीं पॉलीगॉन में पढ़ी थी कि सबसे पहली क्लास बनाई थी तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? 0। फिर उसको हमने मिलाया था एक्स एक्सिस के साथ। नहीं याद आ रहा? क्योंकि एक्चुअल में डाटा तो यहाँ पे है ना, एक्चुअल में डाटा यहाँ पे है। इससे पिछली क्लास में डाटा क्या होगा? 0। इससे अगली क्लास में डाटा क्या होगा? 0। नहीं समझ आ रही? अच्छा जी, तो अगर सबसे पहली क्लास में सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी है तो F1 क्या देगा? और अगर सबसे आखिरी क्लास में सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी तो फिर F2 0 हो जाएगा। पल्ले पे आ गया? अच्छा, अगला पॉइंट, क्या बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि दो डिफरेंट क्लासेस के दरमियान गैप हो और उनकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा हो? सोचो, दूसरी क्लास की फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है और चौथी क्लास की फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है। अब ये दोनों इकट्ठी नहीं है, यहां तक की बात समझिए। अब यहाँ पे दो मॉडल क्लासेस हैं तो लिहाजा मोड भी कितने निकलेंगे? दो मोड में। समझ आई कि नहीं आई? ये दोनों मोड निकालें शाबाश, जल्दी करें। हाँ भाई, बताया नहीं, पहला मोड क्या निकला है? 16.315 और दूसरा 33.68। सबसे आंसर आ गया? समझ आ गया? अगर दो डिफरेंट क्लासेस हो तो क्या आंसर निकलेगा? और आपको अपने पेपर का तो पता है ना कि आपके कितने एमसीक्यू देने हैं, क्या नहीं पता? 50 क्वेश्चन होने हैं, हर क्वेश्चन कितने नंबर होने हैं? तो टोटल नंबर कितने हो गए? 100। और कितने घंटे का पेपर होगा? 2 घंटे का पेपर होगा। 2 घंटों में आपने 50 क्वेश्चन करने हैं। क्या ये पॉइंट समझ आ गया? हर क्वेश्चन के 2 नंबर। अच्छा, उन 50 क्वेश्चन में से याद रखिएगा कम से कम 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होनी, जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होनी। 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कैलकुलेशन होनी है। तो ज्यादातर एरिया कौन सा है? थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल एरिया को आपने कैसे जो है वो मैनेज करना है? डेफिनेटली आपने अगर आई कैप की बुक को अच्छी तरह से पढ़ा होगा, ये 30 क्वेश्चन आपसे अच्छी तरह से हैंडल हो जाएंगे। नहीं बात समझ आ रही? ठीक है, तो आई कैप की बुक को आपने साथ साथ जरूर पढ़ना है क्योंकि उस बुक में से जो है वो थ्योरेटिकल सवाल आई कैप बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हिस्टोग्राम में एक्स एक्सिस पे क्या आता है, वाई एक्सिस पे क्या आता है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। क्या है? कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस कंसेप्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा चीजें। इस तरह की चीजें अगर आप याद रखेंगे तो आपके 30 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। कैलकुलेशन वाले देखें, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो टाइम मांगते हैं। क्या मांगते हैं? टाइम। तो अगर सारे क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले होते तो कभी 2 घंटों में नहीं हो सकते। तो बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? तो इसलिए आई कैप ने इस पेपर को बैलेंस करने के लिए 30 क्वेश्चन ऐसे रखने हैं जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होनी, जस्ट कंसेप्ट होना है। आपने सवाल पढ़ना है, आपको उसकी स्टेटमेंट याद आ जानी है, आपने टिक कर देना कि यार ये स्टेटमेंट नंबर 1 ठीक है। बात समझ आ रही है? थोड़े से क्वेश्चन वो कैलकुलेशन में रखेगा लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन उसके थ्योरेटिकल ही होंगे। आपको वो चार्ट बना के देगा, उनमें से सही ढूंढना होगा, तो उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। ढूंढ लेंगे ना, कंसेप्ट ठीक होंगे तो पता लग जाएगा चार्ट कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। ठीक है नी? तो ये बात बच्चों बच्चों अपने अच्छी तरह से याद रखनी है। तो ठीक हो गया, कल इंशाल्लाह बच्चों इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।